सर ये हेडिंग देनी है? बिल्कुल। मैं अभी 1 मिनट है तो मैं वेट कर रहा हूँ। वैसे ये हेडिंग हमारी आज का काम हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक टू डिस्कस। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वी आर डूइंग, हम लोग टॉपिक कर रहे हैं डिफॉर्मेशन एंड वी आर डूइंग अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। दिस इज शॉर्टली एज यूटीएस। आपको ये वाली हेडिंग डालनी है, 2 लाइनें छोड़कर ये वाली हेडिंग डाल दीजिएगा। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट बना लो। किसी चीज पर अगर तुम स्ट्रेस बढ़ाते जाओ और वो टूटने लगे तो वो जो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है, उसको कहते हैं यूटीएस। आप लिखिएगा, इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस, इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस which an object can sustain before breaking. It is the maximum stress, it is the maximum stress which an object can sustain without breaking. Sorry, before breaking. I'm sorry, before breaking. उसके बाद ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, ये पहले भी बन चुका है। हम इसको कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। इसको, ये वाले पॉइंट को, जब वाई एक्सिस पे लोड है और एक्स एक्सिस पे एक्सटेंशन है। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। सर ये कर्व में तो चेंज नहीं हो रहा, ये तो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन पे आपने ब्रेकिंग पॉइंट दिखाया है। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई चीज जैसे गिलास होता है वो डायरेक्ट टूटता है, तो कुछ चीजें होती हैं जो प्लास्टिक में नहीं जाती। तो ये तो एग्जामिनर की मर्जी है, कोई भी स्केच दे सकता है, कोई भी चीज किसी भी जगह टूट सकती है। जैसे घरों में टाइल्स लगी होती हैं तो टाइल्स हिट करते ही टूटती हैं। अब वो डिफॉर्म नहीं करती, लेकिन एक रबर बैंड को खींचो तो वो पहले खिंचता जाएगा, स्ट्रेच होता जाएगा, फिर टूटेगा। तो असल में हर चीज के टूटने का जो पाथवे होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, अब जरा देखो मैंने क्या किया। मैंने वाई एक्सिस पे रख दिया है स्ट्रेस और एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन। अब ग्रेडियंट हो गया यंग मॉड्यूलस। अब यही पॉइंट पी ये बन जाएगा यूटीएस। इसको बड़ा शौक होता है पेपर में यूटीएस पूछने का, तो वो ग्राफ से निकलता है। तो बड़ा सिंपल है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ होगा और उसका जो ये वाला पॉइंट है ये कहलाता है यूटीएस। ये वाली, अब ये वाली डायग्राम कॉपी होगी।
अब जो आपने ये वाला ग्राफ बनाया था, तो इस वाली पोजीशन को, जैसे एक बच्चे ने पूछा कि स्ट्रेट लाइन पे क्यों रुका, तो कर्व पर भी हो सकता है। जब कोई चीज टूटने वाली होती है तो उस वक्त आता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। इसके बाद जो सर मटेरियल, बोले सर वो वाला ग्राफ लगाएं, यूटीएस वाला। हेडिंग डालिएगा इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। हमारे कोर्स में डिफरेंट तरह के मटेरियल्स हैं, इनकी डेफिनेशंस अब नहीं आती, बस आप नाम देखते जाइएगा। अ सॉलिड इज स्ट्रॉन्ग इफ इट हैज अ हाई टेंसाइल स्ट्रेस। अ सॉलिड इज स्टिफ इफ इट हैज अ हाई यंग मॉड्यूलस। मैं इसके नोट्स ग्रुप पे डाल दूंगा, लेकिन ये असल में सिर्फ नाम है। ये जो रेड में लिखे हुए ना, बस आपको ये लिस्ट चाहिए। स्ट्रॉन्ग वो मटेरियल होते हैं जिनका टेंसाइल स्ट्रेस ज्यादा होता है। स्टिफ वो होते हैं जिनका यंग मॉड्यूलस ज्यादा होता है। डक्टाइल क्या होते हैं? डक्टाइल वो होते हैं जिनको आप वायर में कन्वर्ट कर दें। जैसे कॉपर है ना, कॉपर होता है डक्टाइल। फिर ब्रिटल क्या होते हैं? ये पहले बहुत डिटेल थी कोर्स में। जैसे गिलास ब्रिटल है, जो डायरेक्ट टूटता है। इस तरह पॉलीमर्स आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़े हैं, जो कि बहुत सारे एटम्स को जोड़ के बनते हैं। तो अब आपने हेडिंग डाली इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल, उसमें लिखिएगा नंबर वन डक्टाइल, जिनकी डेफिनेशन चाहिए उसमें लिखिएगा नंबर वन डक्टाइल। और डक्टाइल लिखकर उसमें लिखिएगा कि अ मटेरियल विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, a material which can be drawn into wire like copper, number two brittle, नंबर टू लिखिएगा ब्रिटल, और उसमें लिखिएगा कि अ मटेरियल विच, ब्रिटल में लिखिएगा अ मटेरियल विच डज नॉट अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ब्रिटल में लिखिएगा अ मटेरियल विच डज नॉट अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन लाइक गिलास। गिलास जो होता है ना, वो ब्रिटल होता है। जो चीज गिरते ही टूट जाए, जैसे सिरेमिक है, जैसे टाइल्स होती हैं, गिलास होता है, जो चीज गिरते ही टूटती है वो ब्रिटल होती है। नंबर थ्री पॉलीमेरिक मटेरियल। नंबर थ्री पॉलीमेरिक मटेरियल।
लिखिएगा फॉर एग्जाम्पल रबर इज अ पॉलीमर। जो लोग केमिस्ट्री लेते हैं उनको अच्छे से पता है कि जब तुम बहुत सारे एटम्स को या मोनोमर्स को जोड़ लेते हो तो उससे बनता है पॉलीमर। तो आप लिखो फॉर एग्जाम्पल रबर इज अ पॉलीमर। फॉर एग्जाम्पल रबर इज अ पॉलीमर, और उसमें आगे लिखिएगा कि अ पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर्स। अ पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर्स। पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर्स। अब उसके बाद ये वाली हेडिंग कॉपी होगी। इन्होंने कुछ सिलेबस उड़ाया था 2016 में, तो आपको ये वाली हेडिंग कॉपी करनी। हेडिंग बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है लोगों को पढ़ते वक्त। ऊपर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट स्केचेस, नीचे लिखा हुआ है नॉट इन सिलेबस। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा 2 लाइनें छोड़कर। तो स्केचेस आएंगे पेपर में या नहीं आएंगे? नहीं, ये वाले जो अभी दिखा रहा हूँ, ये वाले जो दिखा रहा हूँ ये नहीं है कोर्स में। वैसे तो स्केचेस इस चैप्टर में तो हर साल स्केच ही आता है, लेकिन ये जो स्केचेस थे ना ये पहले बहुत इंपॉर्टेंट थे, वेरी इंपॉर्टेंट, और अब ये आउट ऑफ सीन हो गए। आप अपने गले में मत डालो, डिसीजन लेंगे वो क्या बोलेंगे, यार आप निकल जाइए, ईशान इज द बेस्ट, वी आर सपोर्टिंग हिम, एक्सट्रीम ये होगा। देखो अब ये स्केचेस आते थे पेपर में, ये वाले डक्टाइल का स्केच आता था ये वाला, और इस तरह के स्केचेस आते थे मॉडिफाई हो रहे होते थे। इस तरह के बहुत सारे स्केचेस थे, ये अब कोर्स में नहीं है। तो आप हेडिंग डाल के लिखिएगा कि स्केचेस ऑफ डक्टाइल, स्केचेस ऑफ डक्टाइल, लिखिएगा स्केचेस ऑफ डक्टाइल, brittle and polymeric materials are not in course. चलो अब 2 लाइनें छोड़कर हेडिंग डालिएगा इलास्टिक पोटेंशियल और स्ट्रेन एनर्जी।
देखो अब ये कॉन्सेप्ट मैंने कई मरतबा समझाया, बट इट हैज टू कम अगेन कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। वो एनर्जी जो किसी चीज में स्टोर हो जाए उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। वो एनर्जी जो किसी चीज में स्टोर पड़ी हुई हो उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो किसी चीज के अंदर स्टोर हो जाए उसको कहते हैं, वो एनर्जी कहलाती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो डेफिनेशन देखो, द वर्क डन बाय द डिफॉर्मिंग फोर्स इज इक्वल टू द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द डिफॉर्म्ड ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब इसमें तुमने हेडिंग डाली हुई है इलास्टिक पोटेंशियल एंड स्ट्रेन एनर्जी। लिखो कि the work done during deformation, the work done during deformation, the work done during deformation is stored as elastic potential energy. As elastic potential energy. अब देखो इसका कॉन्सेप्ट बना लो कि अगर तुम किसी चीज को डिफॉर्म करते हो, जैसे कोई रबर है या कोई फोर्स है जो कि स्ट्रेच करती है स्प्रिंग को, या तुम किसी चीज पर प्रेशर डालते हो तो तुम कुछ वर्क डन करोगे। ये जो वर्क डन है ये स्टोर हो जाएगा एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग। अच्छा, इसी का दूसरा नाम है स्ट्रेन एनर्जी। तो जब तुम किसी चीज को डिफॉर्म करते हो, जब कोई फोर्स किसी चीज को मूव करती है, वो वर्क डन है। तो जब आप किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करोगे तो उसमें एनर्जी जाएगी, वो एनर्जी उसमें स्टोर हो जाएगी। अब लाइन चेंज करके लिखिएगा, द वर्क डन बाय द डिफॉर्मिंग फोर्स इज इक्वल टू द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द डिफॉर्म्ड ऑब्जेक्ट। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। कोई नहीं है। A strain object can then do work on something as it returns to its original shape when the force is removed. ये मेरा आज का अगला कॉन्सेप्ट है
तुमने एक स्प्रिंग को दबाया और दबा के छोड़ दिया, तो जब तुम उसको छोड़ोगे तो वो वापस आएगा। अब वापस आने के लिए उसको कुछ वर्क करना पड़ेगा। वो एनर्जी उसके पास कहां से आई? ये वही एनर्जी थी जो हमने उसमें स्टोर कर दी। जब तुम एक बॉल को ऊपर लेकर जाते हो तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और जब तुम उसको छोड़ते हो तो वो नीचे आती है और उसकी पोटेंशियल बन जाती है काइनेटिक। तो जो एनर्जी आप स्टोर करते हैं वो फिर आपको वापस भी मिल जाती है। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। अब जैसे ये तुमने एक एरो शूट देखा, तुमने इसको पीछे की तरफ खींचा, इसमें एनर्जी स्टोर हो गई, फिर तुमने इसको छोड़ा तो वो एनर्जी इस एरो को लेकर जाएगी। अब हम अगर ग्राफ बनाएं फोर्स अगेंस्ट एक्सटेंशन, तो उसका एरिया होगा हाफ एफ ई। ये एरिया वर्क डन को शो करेगा, ये एरिया शो करेगा वर्क डन को, और वर्क डन इज एक्चुअली बिहाइंड पोटेंशियल एनर्जी। ये वाला स्केच बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये जो कॉन्सेप्ट अब आप देख रहे हो ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यानी एनर्जी स्टोरेज वाला। तो ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। सर तो हम FE को डबल करेंगे ना ताकि वर्क डन आए। डबल क्या मतलब? सर ये हाफ FE आ रहा है ना। वो तो ट्राइंगल से है ना, वो हाफ जो लगा हुआ है ना, वो हाफ क्यों लगा हुआ है? क्योंकि ये ट्राइंगल है ना। सब लोग इसको कॉपी करिएगा। नीचे लिखिएगा एरिया एनक्लोज्ड अंडर अ लोड एक्सटेंशन ग्राफ। लिखिएगा एरिया एनक्लोज्ड अंडर अ लोड एक्सटेंशन ग्राफ
area enclosed under a load extension graph shows energy stored. Shows energy stored. That is to say, elastic potential energy. ठीक है, अब जरा ये कॉन्सेप्ट मैप कॉपी करो। ये वाला कॉन्सेप्ट मैप यूनिट के थ्रू मैं प्रूफ कर रहा हूं कि अगर मैं यूनिट लूंगा तो यूनिट आएगी जूल। इससे पता चल रहा है कि एरिया किसको शो कर रहा है। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। यार वो देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है ना जीशान बेटा, ये नोट करो कि ना असल में पहले तो वर्क डन होता है हमेशा। ये जो वर्क डन होता है यही एनर्जी स्टोर बनता है। यानी पहले वर्क डन आएगा, योर वर्क डन बिकम्स एनर्जी स्टोर। एनर्जी इटसेल्फ कुछ नहीं होती, उसके पीछे हमेशा वर्क डन होता है। Second formula for W is equal to half fx। मैंने x को ले लिया एक्सटेंशन, हुक्स लॉ का फॉर्मूला लगाया, तो वर्क डन का सेकंड फॉर्मूला डेवलप हो गया ये वाला। ये छोटी सी डेरिवेशन कॉपी होगी, सब लोग डेरिवेशन कॉपी करिएगा। सर प्रीवियस स्लाइड लगाएं, 1 मिनट। बोले सर प्रीवियस स्लाइड लगाएं।
अब अगर y एक्सिस पे स्ट्रेस हो और x एक्सिस पे स्ट्रेन हो, अब ये एक बड़ी मशहूर चालाकी है कि जो बच्चे रट लेते हैं वो फंस जाते हैं। ये एक्सटेंशन वाला ग्राफ नहीं है, बल्कि y पर स्ट्रेस है और x पे स्ट्रेन है। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा? तो ये वाली स्क्रीन आप कॉपी करिएगा। सर इसका एरिया बेस यूनिट से निकालेंगे ना? इसका एरिया बेस यूनिट से पता करेंगे। जब भी हम फंस जाते हैं, जब भी हम किसी फॉर्मूला में और किसी एरिया वेरिया में या ग्रेडियंट में फंस जाते हैं, तो हमें चाहिए कि हम चले जाएं बेस यूनिट। लेकिन इसकी डेरिवेशन बड़ी अजीब है, वो देखिएगा। एरिया इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन का फॉर्मूला एक्सटेंशन अपॉन लेंथ। तो ये बन गया न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। एक्सटेंशन अपॉन लेंथ होता है मीटर अपॉन मीटर। अगर मैं मीटर मीटर ना काटूं तो ये बन जाएगा न्यूटन, अगर मीटर मीटर काट दूं तो ये बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि ज़ाहिर है प्रेशर ही होता है। तो अब ये छोटी सी डेरिवेशन कॉपी होगी। ऐसा चलाना चाहिए, चलाने में थोड़ी कर रहे हैं, क्या क्या कर सकते हैं। सब 4-5 पिछले सितंबर से ऐसे ही तो चल रहा है, कोई मुदाखलत नहीं किसी किस्म की। अब छोटा सा स्टेप देखो, मैंने क्या किया, मैंने इस आंसर को ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं कि पेपर में कैसे कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है। मैं अगर इसको मीटर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं अपने पास से, तो ऊपर आ जाएगा न्यूटन मीटर, नीचे आ जाएगा मीटर क्यूब, ये बन जाएगा जूल, जूल पर क्यूबिक मीटर। तो ये हो जाएगा एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। हम इस तरह भी मॉडिफाई कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। अगर कभी शो करना हो तो इस ग्राफ का जो एरिया है वो शो करेगा एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये डेरिवेशन कॉपी करिएगा।
The area under the force extension graph represent the work done even when the graph is not linear. अगर ग्राफ कर्व हो, जो खतरनाक किस्म का एक सवाल आता है जो कि बॉक्स काउंटिंग पे जाता है, वो भी इसमें आया है. उसमें होगा तो एरिया वही चीज, लेकिन जरा उसका फिर आंसर निकालने के लिए बॉक्स काउंटिंग करनी पड़ेगी. तो ये वाला, अब ये वाला कॉन्सेप्ट कॉपी करिएगा सब लोग, ये वाला कॉन्सेप्ट कॉपी करें. ये कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका मतलब है कि ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इतना सा है कि हो सकता है ग्राफ कर्व्स आए, तो ग्राफ तो कर्व्स आते हैं, एरिया निकालने का तरीका फिर बदल जाएगा. फिर मेंसुरेशन तो नहीं लग सकती, डेफिनेटली मेंसुरेशन नहीं लग सकती. फिर क्या होता है कि उसमें आपको लगाना पड़ता है, यू हैव टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉक्स काउंटिंग अगर ग्राफ लीनियर ना हो. चलो हेडिंग डालो, लोडिंग एंड अनलोडिंग एनर्जी कंसीडरेशंस. दो लाइनें छोड़कर ये हेडिंग आएगी. देखो, लोडिंग अनलोडिंग का मतलब ये है कि तुमने एक ग्राफ पर एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करना शुरू किया, स्ट्रेच करते गए, यहां तक लेकर आ गए, इसको कहते हैं लोडिंग. फिर तुमने फोर्स हटा दी, जब तुमने फोर्स हटाई तो ऑब्जेक्ट वापस आता गया अपनी पुरानी पोजीशन की तरफ, इसको कहते हैं अनलोडिंग. तो ये जो ग्राफ्स होते हैं ये वाले, इसको कहते हैं लोडिंग अनलोडिंग स्केचेस. इनके बीच में जो एरिया होता है वो कभी कभी कैलकुलेट करने को कहता है. ठीक है, अब आप ये चीज कॉपी करिएगा, ये वाली डायग्राम कॉपी करिएगा. सर तो इनका एरिया तो बॉक्स काउंटिंग से ही होगा. हाँ, वो बॉक्स काउंटिंग से भी हो सकता है. कभी कभी ये लाइनें स्ट्रेट होती हैं तो सिंपल मेंसुरेशन भी लग जाती है, तो वो दोनों ऑप्शन हैं.
इसी को अपडेट कर लो, इसी में ये भी ऐड कर लो, अनलोडिंग। इसी तरह के और भी ग्राफ्स होते हैं जो कि हम कहलाते हैं लोडिंग अनलोडिंग स्केचेस। अच्छा, इसमें क्या होता है, जैसे अब आपको ये नजर आ रहा है, इसमें क्या है, जिस लाइन पर ये गया उसी पे वापस आ गया। ये मटेरियल कहलाता है ब्रिटल, क्योंकि ये डिफॉर्म नहीं होते। अब होता क्या है कि इस तरह की शेप्स होती हैं लोडिंग अनलोडिंग की। कुछ चीजों में क्या होता है, कुछ चीजों में क्या होता है कि जब आप अनलोड करते हैं तो वापस यहां तक नहीं आते, और कुछ चीजों में क्या होता है, जब आप उनको अनलोड करते हैं तो वो वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाते हैं, यानी लोडिंग अनलोडिंग उसमें कनेक्ट होता है। अब अगर हम ये वाला एरिया निकालें तो इसका मतलब होगा एनर्जी लॉस्ट। अगर शेडेड एरिया ये वाला निकालें तो उसका मतलब होगा एनर्जी लॉस्ट। और अगर हम ये वाला एरिया निकालें तो इसको कहते हैं एनर्जी रिकवर्ड। यानी होता यह है कि जब आप इस पूरे को लेते हैं, इस पूरी शेप को, तो उसका मतलब होता है टोटल वर्क डन इन लोडिंग। ये टोटल वर्क डन होता है। तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं कि लोडिंग अनलोडिंग के जो स्केचेस होते हैं उसमें तीन तरह के एरियाज होते हैं। एक होता है टोटल वर्क डन, एक होता है वर्क रिकवर्ड, और एक होता है एनर्जी लॉस्ट। तो अब आपको ये वाली पूरी स्क्रीन कॉपी करनी है।
बिल्कुल ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला, ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। ये वाला चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। डिफॉर्मेशन का चैप्टर जो है वो यहाँ पर ख़त्म है। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक रख रहे हैं, 5-10 मिनट का, 5-10 मिनट का शॉर्ट ब्रेक है, और फिर हम उसके बाद नया चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे। There is a short break here. Okay, sir. Okay. सिकंदर, मैंने वो एक पूरा लिंक भेजा है वन ड्राइव का, अगर आप देखेंगे ना तो उसमें बहुत सारे नोट्स हैं, चैप्टर वाइज भी। असल में चैप्टर वाइज का मतलब ये होता है कि एक्चुअली हर चैप्टर के नोट्स बने हुए होते हैं, फॉर्मूला होते हैं, तो उसमें है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन ये है कि वेव्स, जो सुपर पोजिशन है वो वेव्स है। सर आप वेव्स नहीं कर पा रहे हमें? बस अब यही दो चैप्टर रहते हैं, पार्टिकल फिजिक्स रहता है और वेव्स रहता है। वेव्स मुझे क्लास में करवाना है क्योंकि वेव्स यहाँ बेहतर नहीं है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स है और वेव्स है, वो किसी भी ऑर्डर में कर लें। अब तो गेम खत्म है, मार्च का पहला हफ्ता निकल गया है, अब 2 चैप्टर है, वो किसी भी ऑर्डर में कर लें। मतलब वो दो ही चीजें बाकी ने, एक न्यूक्लियर फिजिक्स है और वेव्स है। न्यूक्लियर फिजिक्स आसान है और वेव जरा मुश्किल है, तो कोई भी ऑर्डर रख लें। सर मॉक्स यहाँ कब पर होंगे? सॉरी, मॉक्स का अनाउंस अभी आई थिंक मंडे ट्यूसडे को हो जाएगा। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक है।